आज हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टैक्स प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। ऐसे कई सारे बिजनेस हैं जो खुद की प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करके रखे हैं। देखो, बिजनेस के पास दो ऑप्शंस हैं अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए। या तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट खुद करें अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करके, या कोई एजेंसी को दे दें कि वो एजेंसी कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड है खुद का रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर के ऊपर। ठीक है, जब हम खुद अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करेंगे तब हम सरकार को अपना डिडक्शन के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए हम उनको कह सकते हैं कि हमने इतना खर्चा किया है, हमने इतना सेट खरीदा है, तो हमें डिडक्शन दो। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो खुद का रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर से रिलेटेड बात करेंगे। जब हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करते हैं, क्या पहले हम रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर ओपन करते हैं या पहले हम बिजनेस करते हैं फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करते हैं? तो कई बार हम ऐसे करते हैं, पहले हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर लेते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाती है तब जाके हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब मान लो मैंने कोई रिसर्च डेवलपमेंट किया, मैंने कोई प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को 2 साल लग गए और इन 2 सालों में मैंने 5 लाख के तकरीबन खर्चा कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तीसरी साल से। इन 2 सालों में मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई इनकम नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ खर्चा किया है। खर्चा मैंने क्या किया, मैंने खर्चा 2 तरीके से किया है। रेवेन्यू खर्चा किया है, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। आपको पता है रेवेन्यू और कैपिटल क्या होते हैं? रेवेन्यू हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल हमारा इरेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, जब हमने रिसर्च किया, रिसर्च में मैंने कई सारे जो साइंटिस्ट रहते हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, या मैं घर का रेंट दे रहा हूँ, या जो रिसर्च सेंटर में जो वर्कर्स काम करते हैं मैं उनको सैलरी देता हूँ, वो सब रेगुलर खर्चे होते हैं। ठीक है ना। लेकिन रिसर्च करने के लिए मेरे को कई सारे मशीन्स, कई सारे एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, तो वो सब एसेट्स होते हैं मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने जो भी सारे खर्चा किया रेवेन्यू पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, ठीक है, सिवाय लैंड हम यहाँ पे इस टैक्स के रूल के अनुसार लैंड को हम यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते। ठीक है, वैसे लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट टैक्स में यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो लैंड को छोड़ के जो भी मैंने खर्चा किया, रेवेन्यू का खर्चा हो गया, जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा हो गया, जो भी मैंने खर्चा किया, सारा खर्चा मेरा मान लो 5 लाख का है। ठीक है, अब मेरा तीसरी साल से बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब जब मेरा तीसरी साल से बिजनेस स्टार्ट हो गया तब मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि जो मैंने खर्चा किया, जो मैंने पहले खर्चा कर लिया 5 लाख का, उसका मेरे को डिडक्शन अभी सरकार मेरे को दे दे। अब सोचो, तीसरे साल में जो मेरा इनकम है वो सिर्फ 2 लाख का है, तो मैंने तो खर्चा किया 5 लाख का। मेरा जो पिछले 2 साल में मैंने जो रिसर्च करी है उसमें मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। अब मेरा जो तीसरे साल में जो मेरा बिजनेस है वो पहले साल का इनकम आ गया, मतलब तीसरे साल का जो इनकम आ गया वो 2 लाख है, तो मेरे को कितना डिडक्शन मिलेगा? मैं पूरा 2 लाख का डिडक्शन ले लूँगा। ठीक है, और ऐसे में कितने साल तक अपने डिडक्शन लेते रहूँगा? मेरे को सरकार यहाँ पे 3 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो 3 साल के अंदर मैं अपना जो भी मैंने रिसर्च सेंटर पे खर्चा किया था, जो भी मेरा 5 लाख 10 लाख जो भी मैंने खर्चा किया था, मेरे को 3 साल का समय दिया। जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर मेरे को 3 साल का टाइम दिया जाता है। उस 3 साल के अंदर जो भी मैंने खर्चा किया उसका मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। क्लियर? अब बात आता है बिजनेस के साथ साथ। अब देखो, मेरा अपना बिजनेस भी स्टार्ट हो गया।
अब मैं क्या रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर को बंद कर दूंगा? नहीं बंद करूंगा ना, मेरा रिसर्च सेंटर भी चलता जाएगा, मेरा बिजनेस भी चलता जाएगा। अब बिजनेस के साथ साथ अगर मैं अपना रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर को रन करूंगा तो यहाँ पर भी मेरा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, सिवाय लैंड को छोड़ के। तो जो सारे मैंने खर्चा किया उसी साल 100% डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे को जो मैंने रिसर्च सेंटर पे, चाहे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चाहे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, जो भी मेरा रेवेन्यू का खर्चा है, जो भी मेरा कैपिटल का खर्चा है, वो मेरे को सारा का सारा डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रहते हैं। क्या रहता है वो कंडीशंस? देखो, जो यहाँ पर आपका पहला कंडीशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस। जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आपका खुद का बिजनेस से रिलेटेड है, वो एसेट होना चाहिए। जो भी आप खर्चा, देखो रेवेन्यू खर्चा का तो डिडक्शन मिल ही जाता है। एसेट्स का जो खर्चा आप सरकार को कहते हो कि मैंने एसेट पे इतना खर्चा किया है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है, मेरा उसका भी डिडक्शन चाहिए। तो सरकार वहाँ पर कह रहा है कि जो आप एसेट यूज किए हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो एसेट आपकी खुद की बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे का एसेट को भी आप बोले हो कि मैंने वो रिसर्च सेंटर पे यूज़ किया है तो उसका भी डिडक्शन दे दो। नहीं, खुद की बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। It shall be allowed as deduction even if the asset has not been put to use in the SSC business in that previous year। ऐसा भी हो सकता है आपने एसेट को परचेज कर लिया लेकिन आप यूज़ नहीं करते हो, उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। नो डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। जब आप पूरे एसेट्स का डिडक्शन ले लेते हो, फिर किस बात की डिप्रिसिएशन? आपको सरकार दो चीज़ों की डिडक्शन तो दे नहीं सकता ना। आपको ये एक तो बोलेगा कि जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आप उसका डिडक्शन ले लो और साथ में डिप्रिसिएशन भी ले लो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए जब आपको सरकार पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन दे रहा है तब वहाँ पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है आपका, जो डी वाला पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी नीचे। क्या होता है कि जब हम पूरे बिजनेस में, रिसर्च डेवलपमेंट में जो हम एसेट परचेज किए हैं, वो सारे एसेट्स कुछ दिन बाद सब बेकार हो जाते हैं या वो यूजेबल पोजीशन में नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, वो एसेट को हम बेच देते हैं। ठीक है, मैंने कोई एसेट खरीदा था 2 लाख का और मैंने उसका डिडक्शन भी ले चुका हूँ। ठीक है, अब मेरा एसेट 3 साल 4 साल मेरा रिसर्च सेंटर पे काम कर रहा है, वो पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, उस एसेट को मैंने बेच दिया। जब मैंने एसेट को बेच दिया तो मेरे को कुछ पैसा आएगा। जब मैं बेचूंगा, स्क्रैप वैल्यू में बेचूंगा तो मेरे को कुछ पैसा आएगा। तो जो मेरा पैसा आया तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि वो एसेट का जो मैंने खर्चा किया था 2 लाख, उसका तो मैं ऑलरेडी डिडक्शन ले चुका हूँ। अगर मैंने डिडक्शन ले लिया, अब जो मैं एसेट को बेच रहा हूँ वो अब एक बार एसेट की डिडक्शन ले लेने के बाद एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है ना, मैंने 2 लाख रुपए खर्चा किया था एसेट के ऊपर और मैंने 2 लाख का डिडक्शन भी ले लिया। अब मेरा एसेट पे मेरा कोई ये नहीं है, मतलब जो भी है एसेट की वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस एसेट को अगर मैं 5,000 में भी बेचता हूँ तो वो मेरा 5,000 फ़ायदा में रहता है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। अब क्या होता है, अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या जो एसेट्स हमारे रिसर्च सेंटर में हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा अभी कोई काम का नहीं है तो हम इसको बेच देंगे, या हम कहीं दूसरे बिजनेस में, हमारी खुद की जो बिजनेस है, हम बिजनेस के कोई दूसरे पर्पज़ के लिए हम उसको डाल सकते हैं। भाई या अभी रिसर्च सेंटर में ये एसेट काम नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इस एसेट को वहाँ पे डाल देते हैं, किसी अलग जगह पे डाल देते हैं, अपने बिजनेस के अंदर किसी अलग पर्पज़ के लिए डाल देते हैं। तो वहाँ पे कुछ दिन एसेट काम करता है, फिर जब एसेट पूरा ख़राब हो जाता है फिर वो एसेट को हम बेच देते हैं। तो अभी हमारे पास 2 अल्टरनेटिव्स आ गए। क्या एक पहला अल्टरनेटिव क्या है? पहला अल्टरनेटिव ये रहता है कि हम अपनी जो एसेट्स हैं, ठीक है ना, जो एसेट है उसको अगर काम नहीं आ रहा है तो इमीडिएट बेच दो। रिसर्च में यूज़ कर रहे थे एसेट, अब एसेट काम नहीं आ रहा है, अब रन ठीक से उसका रिसर्च सेंटर में कोई यूज़ नहीं हो रहा है, उसको बेच देते हैं। ये पहला अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव 2 क्या है, हम उस एसेट को बिजनेस के किसी दूसरे पर्पज़ के लिए डाल देते हैं, वहाँ पे कुछ दिन वो एसेट काम करेगा, उसके बाद हम बेचेंगे। बेचना है क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है सेल ऑफ
साइंटिफिक रिसर्च एसेट, जो साइंटिफिक रिसर्च एसेट हम सेल कर देते हैं। देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहता है कि जब हम ऑलरेडी उस एसेट का डिडक्शन ले चुके हैं, डिडक्शन लेने के बाद जब हम कोई एसेट को सेल करते हैं तो उसमें से जो भी हमारा प्रॉफिट इनकम होता है वो प्रॉफिट, वो जो भी हमारा मतलब वो इनकम या प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल गेन कहलाता है, या वो हमारा प्रॉफिट जिसके ऊपर गवर्नमेंट सरकार का नज़र रहता है कि भाई हमें उसके ऊपर टैक्स चाहिए। तो अगर हम वो एसेट को सेल करते हैं और हम सरकार को उस एसेट के ऊपर कोई टैक्स या उसको इनकम आज शो नहीं करते, तो हम फिर वहाँ पे हमारे को क्या हो सकता है, पेनल्टी चार्ज हो सकता है, या हमारे को कोई ऐसे इंटरेस्ट लेट पेमेंट का, इंटरेस्ट का, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमारे अगेंस्ट में जा सकता है। तो इसलिए हमको ये जान लेना है, अगर कोई एसेट जिसका हमने 100% डिडक्शन ले चुके हैं सेक्शन 35 के अनुसार, जो सेक्शन 35 होता है हमारा साइंटिफिक रिसर्च डिडक्शन का, अगर ऐसा कोई एसेट है जिसका हम ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हैं, अगर कुछ समय बाद अगर उस एसेट को हम बेचते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। टॉपिक का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है। तो अभी हमारे पास दो अल्टरनेटिव आ गए। पहला अल्टरनेटिव ये रहता है कि जो एसेट हमने बेचा, जो एसेट हम साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, हम उसी को बेच देंगे, कहीं पे हम दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम उसी एसेट को बेच दिए। जब हम उस एसेट को बेच देते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तो जब हम एसेट को बेच देते हैं तो जितना पैसा मिलता है, ठीक है, और अभी तक हमने जितना डिडक्शन उस एसेट पे ले चुके हैं, उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जो सबसे ज़्यादा लोअर होगा, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक एसेट था, मैंने रिसर्च सेंटर पे मैंने 2 लाख का एक एसेट ख़रीदा था, ठीक है, और मैंने उसको 2 लाख का डिडक्शन भी ले चुका हूँ। तो मैंने अभी तक डिडक्शन कितना ले लिया है, 2 लाख का डिडक्शन ले चुका हूँ। अब जो 2 लाख वाले एसेट्स को अब मैं बेच रहा हूँ। अब मैं उस एसेट को हाई वैल्यू में भी बेच सकता हूँ, लो वैल्यू में भी बेच सकता हूँ। अगर सोचो मैंने उस 2 लाख वाले एसेट्स को 3 लाख में बेचा, ठीक है, मैंने 2 लाख वाले एसेट्स को 3 लाख में बेचा, तो मेरा सेल प्रोसीड कितना होगा, मेरा सेल प्रोसीड हो जाएगा 3 लाख। और मैंने डिडक्शन कितना लिया हुआ है, 2 लाख। और सबसे उन दोनों में से लोअर कौन है, 2 लाख। तो ये जो 2 लाख का लोअर होगा वो पीजीबीपी इनकम कहलाएगा, उसको हम कैपिटल गेन नहीं कह सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखना है। आपने एसेट्स के लिए आपने डिडक्शन लिए थे 2 लाख, लेकिन उस एसेट्स को आपने बेचा 3 लाख में, तो 3 लाख और 2 लाख में लोअर कौन है, 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है ये आपका पीजीबीपी इनकम कहलाएगा और आपकी बिजनेस इनकम में ये इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने उस एसेट्स को 2 लाख से कम में बेचे, सोचो मैंने उस एसेट को 1.5 लाख में बेच दिया, 1,50,000 में मैंने बेच दिया। अब दोनों में से लोअर कौन है, अब दोनों में से लोअर है 1,50,000। अगर ये 1,50,000 का बिजनेस इनकम में चला जाएगा, बात क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जब हम कोई एसेट को डिस्पोज करेंगे उसकी सेल प्रोसीड वैल्यू और जितना मैंने उस एसेट पे डिडक्शन लिया है, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। जो उसका लोअर वैल्यू रहेगा उसको हम बिजनेस इनकम मान के चलेंगे, ठीक है। ये रहता है पहला ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, अब देखो इसका एक दूसरा ट्रीटमेंट भी रहता है। जैसे मैंने बताया, अगर मैं एसेट को ज़्यादा वैल्यू में बेचूंगा, मेरा 2 लाख का एसेट था, मैंने उसे अभी 3 लाख में बेचा, तो लोअर कौन सा हुआ, 2 लाख हो गया। तो मैंने 2 लाख का मेरा बिजनेस इनकम चला गया। बाकी जो 1 लाख बच गया, जो मैंने तो 3 लाख में बेचा है ना, 1 लाख का जो ज़्यादा बच गया उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे, याद रहेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेटिव 1 में 2 ट्रीटमेंट रहेगा। पहला, अगर मैं एसेट को लो वैल्यू में बेचता हूँ, ठीक है, अगर मेरा 2 लाख का एसेट है, मैं उसे 1.5 लाख में बेचता हूँ, तो 1.5 लाख तक मेरा बिजनेस इनकम हो जाएगा, बस यहाँ पर कोई कैपिटल गेन नहीं है। अगर मैं एसेट का 2 लाख वाले एसेट्स को मैं 3 लाख में बेचता हूँ, तो 2 लाख मेरे चले जाएंगे बिजनेस इनकम में और 1 लाख मेरे चले जाएंगे कैपिटल गेन में, क्लियर। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव 2 के। अल्टरनेटिव 2 में क्या होता है, हम अपने एसेट्स को, ठीक है,
हम अपने एसेट्स को हम किसी दूसरे पर्पज़ में डाल देते हैं, यहाँ पर बेचते नहीं हैं वो उसको। हमने पहले क्या किया, एसेट को दूसरे पर्पज़ के लिए डाल दिया, फिर वहाँ पर कुछ दिन एसेट काम किया, फिर उसको हमने बेचा। क्लियर। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जब हम अपने रिसर्च सेंटर वाले एसेट्स को बिजनेस के दूसरे पर्पज़ के लिए डालते हैं तो वहाँ पर अपना नॉर्मल एसेट जैसे ट्रीट होते हैं और वो उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कैटेगरी में चला जाता है। जैसे आपको पता है जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स के ऊपर तो हम क्या करते हैं, उसका हम कैटेगरी बना देते हैं, उसको हम ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, तो वो जिस ब्लॉक में जाना होगा, जैसे फर्नीचर है तो वो फर्नीचर ब्लॉक में चला जाएगा, अगर कोई मशीन से तो वो मशीन ब्लॉक में चला जाएगा। जो हमारा ब्लॉक है उस ब्लॉक में वो इंक्लूड हो जाएगा, एज ए नॉर्मल एसेट जैसे ट्रीटमेंट होंगे, लेकिन उस एसेट की वैल्यू 0 शो करेगा। क्यों? क्योंकि उस एसेट का हमने ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हैं, तो उस एसेट के ऊपर फिर से हम डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, इसीलिए उस एसेट की वैल्यू 0 रहेगा। क्लियर। जब तक वो एसेट वहाँ पे ऐसे रन करते रहेंगे तो हम वहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन की डिडक्शन उस एसेट के ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन जिस दिन हम वो एसेट को बेच देंगे, जिस दिन एक वहाँ पर 2-3 साल 4 साल ऐसे चलता गया, कुछ दिन बाद जब मशीन ख़राब हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, उस मशीन को हम बेच देते हैं। जब हम मशीन को बेच देते हैं, जो भी पैसा हमें वहाँ से मिलता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। क्लियर। ये 2 अल्टरनेटिव केस को समझने के लिए हम बुक से कुछ प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं, बुक के कुछ प्रॉब्लम को भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम बुक के जो प्रॉब्लम हैं उनको भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे इलस्ट्रेशन 1 आपके बुक से। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं अच्छे से इसको रीड करता हूँ। ABC Limited is carrying on business of manufacturing automobile. It has also established its research and development sections. मतलब इस कंपनी की खुद की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है। The company installed a machine for scientific research on 1st June 2016 by spending 15 लाख। तो ये कंपनी क्या करती है, 1 जून 2016 को 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर। ठीक है, एंड द एंटायर कॉस्ट हैज़ बीन डेबिटेड टू PL अकाउंट, और आपने पूरा डिडक्शन भी ले लिया है। ठीक है, तो आपने 15 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, आपने उसका पूरा डिडक्शन भी अभी तक ले चुके हैं। नाउ दिस मशीन इज सोल्ड फॉर ₹17 लाख। अब आप उस मशीन को 17 लाख में बेच रहे हो, मतलब 2 लाख ज़्यादा करके बेच रहे हो। कब बेच रहे हो? ऑन 1 जुलाई 2018। आपने मशीन खरीदा था 2016 में, तो 16-17 हो गया आपका प्रीवियस ईयर। अब आप बेच रहे हो जुलाई 1 2018, तो अभी आप 18-19 प्रीवियस ईयर में हो। ठीक है, विदाउट यूजिंग इट फॉर एनी अदर पर्पज ऑफ बिजनेस। अब आप जो ये बात बोल दिया, इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि मशीन हमने दूसरे कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं किया, हम वहीं पे रिसर्च सेंटर में यूज़ किया। फिर जब वो मशीन को बेचना था हमने बेच दिया, जब यूज़ नहीं हुआ, मशीन में रिसर्च में कोई काम नहीं आया, हम मशीन को बेच दिया, हमने कहीं दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र नहीं किया। तो ये हमारा जो केस हो गया वो अल्टरनेटिव 1 हो गया। ठीक है, अल्टरनेटिव 1 में अब हमने क्या किया, मशीन को जो हमारा कॉस्ट वैल्यू है 15 लाख है, हमने बेचा 17 लाख में। अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द बिजनेस इनकम ऑफ द कंपनी बिफोर गिविंग एनी इफेक्ट टू एबव फैक्ट 70 लाख। बोल रहा है कि ये जो फैक्ट्स हैं उनको छोड़ के बिजनेस का जो इनकम है वो 70 लाख है। तो हमें क्या करना है, पूरा बिजनेस का इनकम कैलकुलेट करना है। 70 लाख अभी तक बिजनेस का इनकम शो कर रहा है 18-19 प्रीवियस ईयर में। अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 लाख और 17 लाख पहले यहाँ से हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी मेरा जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था अल्टरनेटिव 1 का, 2 ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट 1 पहले आप बिजनेस इनकम कैलकुलेशन करना, डिडक्शन और सेल प्रोसीड व्हिच एवर इज लोअर, उन दोनों में से लोअर कौन है, 15 लाख। तो यहाँ पर आपका बिजनेस इनकम हो गया 15 लाख। ठीक है, तो और आपका 2 लाख जो बच रहा है वो हो गया आपका कैपिटल गेन।
तो 2 लाख आपका बिजनेस 15 लाख आपका बिजनेस इनकम हो गया, 2 लाख आपका कैपिटल गेन हो गया और ये 70 लाख पहले से आपका इनकम था। तो 70 लाख प्लस ये 15 85 लाख प्लस ये 2 तो हो गया आपका 87 लाख। ठीक है, तो आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशंस में देख लेना, इस प्रॉब्लम को आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एक प्रॉब्लम दिया है यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2 का दिया है, सपोज इन द एबव एग्जाम्पल द एसेट इज सोल्ड फॉर 8 लाख। देखो यहाँ पर जो एसेट है हमारा 15 लाख का जो एसेट है यहाँ पे हम लो वैल्यू में इसको बेचे हैं, 8 लाख में बेचे हैं। तो पिछले इलस्ट्रेशन 1 में उस एसेट को मैंने 17 लाख में बेचा था, तो अब हमारा एसेट कितने में बेच रहे हैं हम लोग उस एसेट को 8 लाख में बेच रहे हैं, तो कम वैल्यू में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ पर हमें सिर्फ बिजनेस इनकम कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। तो 8 लाख और 15 दोनों में से लोअर कौन है, 8 लाख, तो 8 लाख का आ गया आपका बिजनेस इनकम। ठीक है, 70 प्लस ये 8 लाख 78 लाख हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सैमसंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन रेफ्रिजरेटर। द कंपनी परचेज ए मशीन ए फॉर 12 लाख ऑन 1 April 4, 2017 फॉर द पर्पज ऑफ अंडरटेकिंग रिसर्च। रिसर्च के लिए कंपनी ने 12 लाख की कोई मशीन खरीदी है। ओके, द कंपनी क्लेम डिडक्शन 12 लाख अंडर सेक्शन 35 ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 18-19। तो कंपनी ने पूरी 12 लाख का डिडक्शन भी ले चुका है। क्लियर। आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द रिसर्च वर्क द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग एबो मशीन इन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब कंपनी ने क्या किया है, अब वो रिसर्च सेंटर से हटा के दूसरे पर्पज़ के लिए वो मशीन को डाल दिया। अब मशीन मान लो रिसर्च में कोई काम नहीं आ रहा है, तो उस मशीन को वहाँ से हटा के दूसरे किसी रिलेटेड वर्क में उसे यूज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑन 20 मार्च 19 द कंपनी सोल्ड दिस मशीन। फिर थोड़े दिन वहाँ पे चलने के बाद कंपनी ने उस मशीन को 8 लाख में बेच दिया। अब देखो ये हमारा आ गया अल्टरनेटिव 2। मशीन को थोड़े दिन के लिए दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किया गया, फिर वहाँ पे थोड़े दिन पे जब चला मशीन, फिर थोड़े दिन बाद उस मशीन को 8 लाख में बेच दिया। तो वहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, जो भी जितने भी प्राइस में हमने बेचा है पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। जो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 8 लाख। क्लियर है। आपको अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है और सारी चीज़ें अगर आप देख लो, अगर समझ वीडियो को और थोड़ा रिवाइज करके 1-2 बार आप ज़रूर देख लेना ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टैक्स प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स। आज हम बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं। ऐसे कई सारे बिजनेस हैं जो खुद की प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करके रखे हैं। देखो बिजनेस के पास 2 ऑप्शंस हैं अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए, या तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट खुद करें अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करके, या कोई एजेंसी को दे दें कि वो एजेंसी कंपनी के लिए बिजनेस के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करे। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड है खुद का रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर के ऊपर। ठीक है, जब हम खुद अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करेंगे तब हम सरकार को अपना डिडक्शन के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए हम उनको कह सकते हैं कि हमने इतना खर्चा किया है, हमने इतना सेट खरीदा है, तो हमें डिडक्शन दो। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे वो खुद का रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर से रिलेटेड बात करेंगे। जब हम कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करते हैं, क्या पहले हम रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर ओपन करते हैं या पहले हम बिजनेस करते हैं फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करते हैं? तो कई बार हम ऐसे करते हैं, पहले हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर लेते हैं,
जब हमारी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाती है तब जाके हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब मान लो मैंने कोई रिसर्च डेवलपमेंट किया, मैंने कोई प्रोडक्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ, मेरे को 2 साल लग गए और इन 2 सालों में मैंने 5 लाख के तकरीबन खर्चा कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करें, अब मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तीसरी साल से। इन 2 सालों में मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई इनकम नहीं है। ठीक है, मैंने सिर्फ खर्चा किया है। खर्चा मैंने क्या किया, मैंने खर्चा 2 तरीके से किया है। रेवेन्यू खर्चा किया है, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। आपको पता है रेवेन्यू और कैपिटल क्या होते हैं। रेवेन्यू हमारा रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल हमारा इरेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, जब हमने रिसर्च किया, रिसर्च में मैंने कई सारे जो साइंटिस्ट रहते हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ या मैं घर का रेंट दे रहा हूँ या जो रिसर्च सेंटर में जो वर्कर्स काम करते हैं मैं उनको सैलरी देता हूँ, वो सब रेगुलर खर्चे होते हैं। ठीक है ना। लेकिन रिसर्च करने के लिए मेरे को कई सारे मशीन्स, कई सारे एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, तो वो सब एसेट्स होते हैं मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने जो भी सारे खर्चा किया रेवेन्यू पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, ठीक है, सिवाय लैंड को, लैंड हम यहाँ पे इस टैक्स के रूल के अनुसार लैंड को हम यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मान सकते। ठीक है, वैसे लैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट टैक्स में यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो लैंड को छोड़ के जो भी मैंने खर्चा किया, रेवेन्यू का खर्चा हो गया, जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा हो गया, जो भी मैंने खर्चा किया, सारा खर्चा मेरा मान लो 5 लाख का है। ठीक है, अब मेरा तीसरी साल से बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब जब मेरा तीसरी साल से बिजनेस स्टार्ट हो गया तब मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि जो मैंने खर्चा किया, जो मैंने पहले खर्चा कर लिया 5 लाख का, उसका मेरे को डिडक्शन अभी सरकार मेरे को दे दे। अब सोचो तीसरी साल में जो मेरा इनकम है वो सिर्फ 2 लाख का है, तो मैंने तो खर्चा किया 5 लाख का। मेरा जो पिछले 2 साल में मैंने जो रिसर्च करी है उसमें मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। अब मेरा जो तीसरे साल में जो मेरा बिजनेस है वो पहले साल का इनकम आ गया, मतलब तीसरे साल का जो इनकम आ गया वो 2 लाख है, तो मेरे को कितना डिडक्शन मिलेगा, मैं पूरा 2 लाख का डिडक्शन ले लूँगा। ठीक है, और ऐसे में कितने साल तक अपने डिडक्शन लेते रहूँगा मेरे को सरकार यहाँ पे 3 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो 3 साल के अंदर मैं अपना जो भी मैंने रिसर्च सेंटर पे खर्चा किया था, जो भी मेरा 5 लाख 10 लाख जो भी मैंने खर्चा किया था, मेरे को 3 साल का समय दिया। जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर मेरे को 3 साल का टाइम दिया जाता है। उस 3 साल के अंदर जो भी मैंने खर्चा किया उसका मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। क्लियर। अब बात आता है बिजनेस के साथ साथ, अब देखो मेरा अपना बिजनेस भी स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर को बंद कर दूंगा? नहीं बंद करूंगा ना, मेरा रिसर्च सेंटर भी चलता जाएगा, मेरा बिजनेस भी चलता जाएगा। अब बिजनेस के साथ साथ अगर मैं अपना रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर को रन करूंगा तो यहाँ पर भी मेरा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं सिवाय लैंड को छोड़ के। तो जो सारे मैंने खर्चा किया उसी साल 100% डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे को जो मैंने रिसर्च सेंटर पे, चाहे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चाहे बिजनेस स्टार्ट करने के बाद, जो भी मेरा रेवेन्यू का खर्चा है, जो भी मेरा कैपिटल का खर्चा है, वो मेरे को सारा का सारा डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रहते हैं। क्या रहता है वो कंडीशंस? देखो, जो यहाँ पर आपका पहला कंडीशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च शुड बी रिलेटेड टू एसएससी बिजनेस। जो आप रिसर्च कर रहे हो, जो आपका खुद का बिजनेस से रिलेटेड वो एसेट होना चाहिए। जो भी आप खर्चा, देखो रेवेन्यू खर्चा का तो डिडक्शन मिल ही जाता है। एसेट्स का जो खर्चा आप सरकार को कहते हो कि मैंने एसेट पे इतना खर्चा किया है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ये है, मेरा उसका भी डिडक्शन चाहिए। तो सरकार वहाँ पर कह रहा है कि जो आप एसेट यूज किए हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो एसेट आपकी खुद की बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे का एसेट को भी आप बोले हो कि मैंने वो रिसर्च सेंटर पे यूज़ किया है तो उसका भी डिडक्शन दे दो। नहीं, खुद की बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। It shall be allowed as deduction even if the asset has not been put to use in the SSC business in that previous year। ऐसा भी हो सकता है आपने एसेट को परचेज कर लिया लेकिन आप यूज़ नहीं करते हो, उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हो। नो डिप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। जब आप पूरे एसेट्स का डिडक्शन ले लेते हो
फिर किस बात की डेप्रिसिएशन? आपको सरकार दो दो चीज़ों की डिडक्शन तो दे नहीं सकता ना। आपको ये एक तो बोलेगा कि जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आप उसका डिडक्शन ले लो और साथ में डिप्रिसिएशन भी ले लो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए जब आपको सरकार पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन दे रहा है तब वहाँ पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है आपका, जो डी वाला पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी नीचे। क्या होता है कि जब हम पूरे बिजनेस में रिसर्च डेवलपमेंट में जो हम असेट परचेज किए हैं वो सारे असेट्स कुछ दिन बाद सब बेकार हो जाते हैं या वो यूजेबल पोजीशन में नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, वो असेट को हम बेच देते हैं, ठीक है। मेरे कोई एसेट खरीदा था 2 लाख का और मैंने उसका डिडक्शन भी ले चुका हूँ, ठीक है। अब मेरा असेट 3 साल 4 साल मेरा रिसर्च सेंटर पे काम कर रहा है, वो पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या किया, उस असेट को मैंने बेच दिया। जब मैंने असेट को बेच दिया तो मेरे को कुछ पैसा आएगा। जब मैं बेचूंगा स्क्रैप वैल्यू में बेचूंगा तो मेरे को कुछ पैसा आएगा। तो जो मेरा पैसा आया तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया। क्यों? क्योंकि वो असेट का जो मैंने खर्चा किया था 2 लाख, उसका तो मैं ऑलरेडी डिडक्शन ले चुका हूँ। अगर मैंने डिडक्शन ले लिया, अब जो मैं असेट को बेच रहा हूँ वो अब एक बार असेट की डिडक्शन ले लेने के बाद असेट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। मैंने 2 लाख रुपए खर्चा किया था असेट के ऊपर और मैंने 2 लाख का डिडक्शन भी ले लिया। अब मेरा असेट पे मेरा कोई ये नहीं है, मतलब जो भी है असेट की वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उस असेट को अगर मैं 5,000 में भी बेचता हूँ तो वो मेरा 5,000 फ़ायदा में रहता है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। अब क्या होता है, अभी हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या जो असेट्स हमारे रिसर्च सेंटर में हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा अभी कोई काम का नहीं है तो हम इसको बेच देंगे, या हम कहीं दूसरे बिजनेस में, हमारी खुद की जो बिजनेस है, हम बिजनेस के कोई दूसरे पर्पज़ के लिए हम उसको डाल सकते हैं। भाई या अभी रिसर्च सेंटर में ये असेट काम नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इस असेट को वहाँ पे डाल देते हैं, किसी अलग जगह पे डाल देते हैं, अपने बिजनेस के अंदर किसी अलग पर्पज़ के लिए डाल देते हैं। तो वहाँ पे कुछ दिन एसेट काम करता है, फिर जब एसेट पूरा ख़राब हो जाता है फिर वो एसेट को हम बेच देते हैं। तो अभी हमारे पास 2 अल्टरनेटिव्स आ गए। क्या एक पहला अल्टरनेटिव क्या है, पहला अल्टरनेटिव ये रहता है कि हम अपनी जो एसेट्स हैं, ठीक है ना, जो एसेट है उसको अगर काम नहीं आ रहा है तो इमीडिएट बेच दो। रिसर्च में यूज़ कर रहे थे एसेट, अब एसेट काम नहीं आ रहा है, अब रन ठीक से उसका रिसर्च सेंटर में कोई यूज़ नहीं हो रहा है, उसको बेच देते हैं। ये पहला अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव 2 क्या है, हम उस एसेट को बिजनेस के किसी दूसरे पर्पज़ के लिए डाल देते हैं, वहाँ पे कुछ दिन वो एसेट काम करेगा, उसके बाद हम बेचेंगे। बेचना है क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। जो साइंटिफिक रिसर्च एसेट हम सेल कर देते हैं, देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहता है कि जब हम ऑलरेडी उस एसेट का डिडक्शन ले चुके हैं, डिडक्शन लेने के बाद जब हम कोई एसेट को सेल करते हैं तो उसमें से जो भी हमारा प्रॉफिट इनकम होता है वो प्रॉफिट, वो जो भी हमारा मतलब वो इनकम या प्रॉफिट होता है वो हमारा कैपिटल गेन कहलाता है, या वो हमारा प्रॉफिट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट सरकार का नज़र रहता है कि भाई हमें उसके ऊपर टैक्स चाहिए। तो अगर हम वो एसेट को सेल करते हैं और हम सरकार को उस एसेट के ऊपर कोई टैक्स या उसको इनकम आज शो नहीं करते तो हम फिर वहाँ पे हमारे को क्या हो सकता है, पेनल्टी चार्ज हो सकता है, या हमारे को कोई ऐसे इंटरेस्ट लेट पेमेंट का, इंटरेस्ट का, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमारे अगेंस्ट में जा सकता है। तो इसलिए हमको ये जान लेना है, अगर कोई एसेट जिसका हमने 100% डिडक्शन ले चुके हैं सेक्शन 35 के अनुसार, जो सेक्शन 35 होता है हमारा साइंटिफिक रिसर्च डिडक्शन का, अगर ऐसा कोई एसेट है जिसका हम ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हैं, अगर कुछ समय बाद अगर उस एसेट को हम बेचते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, टॉपिक का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है। तो अभी हमारे पास 2 अल्टरनेटिव आ गए। पहला अल्टरनेटिव ये रहता है कि जो एसेट हमने बेचा, जो एसेट हम साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, हम उसी को बेच देंगे, कहीं पे हम दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम उसी एसेट को बेच दिए। जब हम उस एसेट को बेच देते हैं, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तो जब हम एसेट को बेच देते हैं तो जितना पैसा मिलता है, ठीक है, और अभी तक हमने जितना डिडक्शन उस एसेट पे ले चुके हैं
उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, जो सबसे ज़्यादा लोअर होगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक एसेट था, मैंने रिसर्च सेंटर पे मैंने 2 लाख का एक एसेट खरीदा था। ठीक है, और मैंने उसको 2 लाख का डिडक्शन भी ले चुका हूँ। तो मैंने अभी तक डिडक्शन कितना ले लिया है, 2 लाख का डिडक्शन ले चुका हूँ। अब जो 2 लाख वाले एसेट्स को अब मैं बेच रहा हूँ। अब मैं उस एसेट को हाई वैल्यू में भी बेच सकता हूँ, लो वैल्यू में भी बेच सकता हूँ। अगर सोचो मैंने उस 2 लाख वाले एसेट्स को 3 लाख में बेचा, ठीक है, मैंने 2 लाख वाले एसेट्स को 3 लाख में बेचा, तो मेरा सेल प्रोसीड कितना होगा, मेरा सेल प्रोसीड हो जाएगा 3 लाख। और मैंने डिडक्शन कितना लिया हुआ है, 2 लाख। और सबसे उन दोनों में से लोअर कौन है, 2 लाख। तो ये जो 2 लाख का लोअर होगा वो पीजीबीपी इनकम कहलाएगा, उसको हम कैपिटल गेन नहीं कह सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखना है। आपने एसेट्स के लिए आपने डिडक्शन लिए थे 2 लाख, लेकिन उस एसेट्स को आपने बेचा 3 लाख में, तो 3 लाख और 2 लाख में लोअर कौन है, 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है ये आपका पीजीबीपी इनकम कहलाएगा और आपकी बिजनेस इनकम में ये इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने उस एसेट्स को 2 लाख में 2 लाख से कम में बेचे, सोचो मैंने उस एसेट को 1.5 लाख में बेच दिया, 1,50,000 में मैंने बेच दिया। अब दोनों में से लोअर कौन है, अब दोनों में से लोअर है 1,50,000। अगर ये 1,50,000 का बिजनेस इनकम में चला जाएगा, बात क्लियर। तो हम क्या करेंगे, जब हम कोई एसेट को डिस्पोज करेंगे उसकी सेल प्रोसीड वैल्यू और जितना मैंने उस एसेट पे डिडक्शन लिया है दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जो उसका लोअर वैल्यू रहेगा उसको हम बिजनेस इनकम मान के चलेंगे। ठीक है, ये रहता है पहला ट्रीटमेंट। अब क्या होता है, अब देखो इसका एक दूसरा ट्रीटमेंट भी रहता है। जैसे मैंने बताया, अगर मैं एसेट को ज़्यादा वैल्यू में बेचूंगा, मेरा 2 लाख का एसेट था, मैंने उसे अभी 3 लाख में बेचा, तो लोअर कौन सा हुआ, 2 लाख हो गया। तो मैंने 2 लाख का मेरा बिजनेस इनकम चला गया। बाकी जो 1 लाख बच गया, जो मैंने तो 3 लाख में बेचा है ना, 1 लाख का जो ज़्यादा बच गया उसको हम कैपिटल गेन कहेंगे। याद रहेगा, अगर हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेटिव 1 में 2 ट्रीटमेंट रहेगा। पहला, अगर मैं एसेट को लो वैल्यू में बेचता हूँ, ठीक है, अगर मेरा 2 लाख का एसेट है, मैं उसे 1.5 लाख में बेचता हूँ, तो 1.5 लाख तक मेरा बिजनेस इनकम हो जाएगा। बस यहाँ पर कोई कैपिटल गेन नहीं है। अगर मैं एसेट का 2 लाख वाले एसेट्स को मैं 3 लाख में बेचता हूँ, तो 2 लाख मेरे चले जाएंगे बिजनेस इनकम में और 1 लाख मेरे चले जाएंगे कैपिटल गेन में। क्लियर। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव 2 के। अल्टरनेटिव 2 में क्या होता है, हम अपने एसेट्स को, ठीक है, हम अपने एसेट्स को हम किसी दूसरे पर्पज़ में डाल देते हैं। यहाँ पर बेचते नहीं हैं वो, उसको हमने पहले क्या किया, एसेट को दूसरे पर्पज़ के लिए डाल दिया, फिर वहाँ पर कुछ दिन एसेट काम किया, फिर उसको हमने बेचा। क्लियर। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जब हम अपने रिसर्च सेंटर वाले एसेट्स को बिजनेस के दूसरे पर्पज़ के लिए डालते हैं, तो वहाँ पर अपना नॉर्मल एसेट जैसे ट्रीट होते हैं और वो उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स के कैटेगरी में चला जाता है। जैसे आपको पता है, जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उसका हम कैटेगरी बना देते हैं, उसका हम ब्लॉक बना देते हैं। ठीक है, तो वो जिस ब्लॉक में जाना होगा, जैसे फर्नीचर है तो वो फर्नीचर ब्लॉक में चला जाएगा, अगर कोई मशीन से तो वो मशीन ब्लॉक में चला जाएगा। जो हमारा ब्लॉक है उस ब्लॉक में वो इंक्लूड हो जाएगा, एज ए नॉर्मल एसेट जैसे ट्रीटमेंट होंगे, लेकिन उस एसेट की वैल्यू 0 शो करेगा। क्यों? क्योंकि उस एसेट का हमने ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हैं, तो उस एसेट के ऊपर फिर से हम डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, इसीलिए उस एसेट की वैल्यू 0 रहेगा। क्लियर। जब तक वो एसेट वहाँ पे ऐसे रन करते रहेंगे तो हम वहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन की डिडक्शन उस एसेट के ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन जिस दिन हम वो एसेट को बेच देंगे, जिस दिन एक वहाँ पर 2, 3 साल 4 साल ऐसे चलता गया, कुछ दिन बाद जब मशीन ख़राब हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, उस मशीन को हम बेच देते हैं। जब हम मशीन को बेच देते हैं, जो भी पैसा हमें वहाँ से मिलता है उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं।
क्लियर। ये दो अल्टरनेटिव केस को समझने के लिए हम बुक से कुछ प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं, बुक के कुछ प्रॉब्लम को भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम बुक के जो प्रॉब्लम है उनको भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको ये ट्रीटमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे इलस्ट्रेशन 1 आपके बुक से। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैं अच्छे से इसको रीड करता हूँ। ABC Limited is carrying on business of manufacturing automobile. It has also established its research and development sections. मतलब इस कंपनी की खुद की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन है। The company installed a machine for scientific research on 1st June 2016 by spending 15 लाख। तो ये कंपनी क्या करती है, 1 जून 2016 को 15 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर, ठीक है। एंड द एंटायर कॉस्ट हैज़ बीन डेबिटेड टू PL अकाउंट, और आपने पूरा डिडक्शन भी ले लिया है, ठीक है। तो आपने 15 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, आपने उसका पूरा डिडक्शन भी अभी तक ले चुके हैं। नाउ दिस मशीन इज सोल्ड फॉर ₹17 लाख। अब आप उस मशीन को 17 लाख में बेच रहे हो, मतलब 2 लाख ज़्यादा करके बेच रहे हो। कब बेच रहे हो? ऑन 1 जुलाई 2018। आपने मशीन खरीदा था 2016 में, तो 16-17 हो गया आपका प्रीवियस ईयर। अब आप बेच रहे हो जुलाई 1 2018, तो अभी आप 18-19 प्रीवियस ईयर में हो, ठीक है। विदाउट यूजिंग इट फॉर एनी अदर पर्पज ऑफ बिजनेस। अब आप जो ये बात बोल दिया, इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि मशीन हमने दूसरे कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं किया, हम वहीं पे रिसर्च सेंटर में यूज़ किया। फिर जब वो मशीन को बेचना था हमने बेच दिया। जब यूज़ नहीं हुआ, मशीन में रिसर्च में कोई काम नहीं आया, हम मशीन को बेच दिया। हमने कहीं दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र नहीं किया। तो ये हमारा जो केस हो गया वो अल्टरनेटिव 1 हो गया, ठीक है। अल्टरनेटिव 1 में अब हमने क्या किया, मशीन को जो हमारा कॉस्ट वैल्यू है 15 लाख है, हमने बेचा 17 लाख में। अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द बिजनेस इनकम ऑफ द कंपनी बिफोर गिविंग एनी इफेक्ट टू एबव फैक्ट 70 लाख। बोल रहा है कि ये जो फैक्ट्स हैं उनको छोड़ के बिजनेस का जो इनकम है वो 70 लाख है। तो हमें क्या करना है, पूरा बिजनेस का इनकम कैलकुलेट करना है। 70 लाख अभी तक बिजनेस का इनकम शो कर रहा है 18-19 प्रीवियस ईयर में। अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 लाख और 17 लाख पहले यहाँ से हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी मेरा जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था अल्टरनेटिव 1 का, 2 ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट 1 पहले आप बिजनेस इनकम कैलकुलेशन करना, डिडक्शन और सेल प्रोसीड व्हिच एवर इज लोअर। उन दोनों में से लोअर कौन है? 15 लाख। तो यहाँ पर आपका बिजनेस इनकम हो गया 15 लाख, ठीक है। तो और आपका 2 लाख जो बच रहा है वो हो गया आपका कैपिटल गेन। तो 2 लाख आपका बिजनेस, 15 लाख आपका बिजनेस इनकम हो गया, 2 लाख आपका कैपिटल गेन हो गया, और ये 70 लाख पहले से आपका इनकम था। तो 70 लाख प्लस ये 15, 85 लाख प्लस ये 2, तो हो गया आपका 87 लाख, ठीक है। तो आप अपनी बुक में इलस्ट्रेशंस में देख लेना, इस प्रॉब्लम को आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एक प्रॉब्लम दिया है यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2 का दिया है। सपोज इन द एबव एग्जाम्पल द असेट इज सोल्ड फॉर 8 लाख। देखो यहाँ पर जो असेट है हमारा 15 लाख का जो असेट है, यहाँ पे हम लो वैल्यू में इसको बेचे हैं, 8 लाख में बेचे हैं। तो पिछले इलस्ट्रेशन 1 में उस असेट को मैंने 17 लाख में बेचा था। तो अब हमारा असेट कितने में बेच रहे हैं हम लोग उस असेट को 8 लाख में बेच रहे हैं, तो कम वैल्यू में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ पर हमें सिर्फ बिजनेस इनकम कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। तो 8 लाख और 15 दोनों में से लोअर कौन है? 8 लाख। तो 8 लाख का आ गया आपका बिजनेस इनकम, ठीक है। 70 प्लस ये 8 लाख 78 लाख हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 4, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सैमसंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन रेफ्रिजरेटर। द कंपनी परचेज ए मशीन ए फॉर 12 लाख ऑन 1 अप्रैल 4, 2017 फॉर द पर्पज ऑफ अंडरटेकिंग रिसर्च। रिसर्च के लिए कंपनी ने 12 लाख की कोई मशीन खरीदी है, ओके। द कंपनी क्लेम डिडक्शन 12 लाख
अंडर सेक्शन 35 ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 18-19। तो कंपनी ने पूरे 12 लाख का डिडक्शन भी ले चुका है। क्लियर। आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द रिसर्च वर्क द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग एवो मशीन इन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब कंपनी ने क्या किया है, अब वो रिसर्च सेंटर से हटा के दूसरे पर्पज़ के लिए वो मशीन को डाल दिया। अब मशीन मान लो रिसर्च में कोई काम नहीं आ रहा है तो उस मशीन को वहाँ से हटा के दूसरे किसी रिलेटेड वर्क में उसे यूज़ कर दिया। ठीक है। उसके बाद ऑन 20 मार्च 19 द कंपनी सोल्ड दिस मशीन। फिर थोड़े दिन वहाँ पे चलने के बाद कंपनी ने उस मशीन को 8 लाख में बेच दिया। अब देखो ये हमारा आ गया अल्टरनेटिव 2। मशीन को थोड़े दिन के लिए दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किया गया, फिर वहाँ पे थोड़े दिन पे जब चला मशीन, फिर थोड़े दिन बाद उस मशीन को 8 लाख में बेच दिया। तो वहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, जो भी जितने भी प्राइस में हमने बेचा है पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में चला जाएगा। जो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 8 लाख। क्लियर है। आपको अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है और सारी चीज़ें अगर आप देख लो, अगर समझ वीडियो को और थोड़ा रिवाइज करके 1-2 बार आप ज़रूर देख लेना ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। ठीक है। थैंक यू।